Hello dear students, welcome to our science class. Today we are going to continue with our 17th chapter of Science NCERT book and the chapter name is Star and the Solar System. Okay, so what are stars? We observe in the sky that something is twinkling. These are stars. Okay, and वहां पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो स्टार की तरह दिखते हैं बट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, उनकी खुद में लाइट नहीं होती है. दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. स्टार्स जो ट्विंकलिंग करते हैं एंड उनकी खुद की लाइट होती है, एमिट्स लाइट. दीज आर कॉल्ड स्टार्स. लेकिन स्टार लाइक ऑब्जेक्ट बट नॉट ट्विंकलिंग, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट. ओके, प्लैनेट. अब इनके अलावा स्काई में हमें क्या दिखता है? मून भी दिखाई देता है. मून क्या है? मून एक सेलेस्टियल बॉडी है जो नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट होती है. नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई, दैट इज मून. बट it is brightest but it does not have its own light, it just reflects the sunlight. okay, so मून के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट स्पेस में है, स्काई में है, these are called celestial bodies. लाइक प्लैनेट्स है, स्टार्स है, मून है, और ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. इन सब के अलावा स्काई में हमारे एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. और इन सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी. जब इन सेलेस्टियल बॉडीज और उनसे एसोसिएटेड जो फिनोमिनन होते हैं, उनसे रिलेटेड जो धारणाएं होती है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. ओके, सो let us make an observation about all these. फर्स्ट हम बात करते हैं मून की. मून हमें पता है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई है, बट इट जस्ट रिफ्लेक्ट द सनलाइट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ओके, अब डेली बेसिस पे अगर हम मून की बात करें, मून को अगर हम डेली ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें डिफरेंट साइज एंड शेप में दिखाई देता है. सो उसी के अकॉर्डिंग कभी हमें ये फुल मून दिखाई देता है, कभी हमें दिखाई देता ही नहीं है, कभी बहुत थिकर होता है, कभी बहुत थिन होता है. तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं जब हमें फुल डिस्क ऑफ मून की दिखाई देती है, जिस दिन हमें मून की फुल डिस्क हमें दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं फुल मून डे. हिंदी में से पूर्णिमा भी कहते हैं. जिस दिन चांद हमें पूरा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फुल मून डे. और इसके बाद में इसके नेक्स्ट डे क्या होता है? जब हमें इसके आफ्टर 15 डेज जब हमें मून बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, उसे हम कहते हैं न्यू मून डे. फुल मून डे जब पूरा चांद दिखाई देता है, हिंदी में से कहते हैं पूर्णिमा. और न्यू मून डे जब हमें चांद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अमावस्या या फिर न्यू मून डे. और न्यू मून डे के बाद में ये फेज 15 डे के पीरियड गैप का होता है. ओके, और उसके बाद में जब न्यू मून डे के बाद में नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा ब्राइट पार्ट दिखाई देता है मून का, उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून मतलब बढ़ने वाला, जो अब बढ़ना स्टार्ट होगा. फुल मून डे पे पूरी डिस्क विजिबल, न्यू मून डे पे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है मून, एंड क्रिसेंट डे पे बिल्कुल थिनर सा पार्ट हमें दिखाई देता है, ब्राइट पार्ट दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड क्रिसेंट मून. तो इस तरह से मंथ में ये 15 डेज के गैप में होता है. फर्स्ट 15th डे पे हमें ये दिखाई देगा, उसके बाद 15 डे के गैप में हमें ये दिखाई देगा. ओके, तो इस तरह से मंथ में बार बार मून्स की शेप चेंज होने को हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून. और इन फेजेस ऑफ मून के
के अकॉर्डिंग ही कि इनके बेसिस पे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स और ओकेजन सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे दीपावली हम न्यू मून डे पे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक जयंती हम फुल मून डे पे सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पूर्णिमा जिसे बोलते हैं वो हम फुल मून डे पे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से महाशिवरात्रि होती है, उसे हम 13th डे पे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से डेज के अकॉर्डिंग, फेज के अकॉर्डिंग हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। मून पे जितनी सनलाइट, जितने पार्ट पे मून के सनलाइट गिरेगी उसको उतना ही पार्ट हमें अर्थ से विजिबल होता है। तो यही रीजन है कि जब मून के इल्यूमिनेटेड पार्ट का साइज बढ़ता जाता है, यानी कि उसके सनलिट पार्ट का साइज बढ़ता जाता है, कब? फुल मून डे, न्यू मून डे के बाद में, यानी अमावस्या के बाद में, फुल न्यू मून डे के बाद में मून का जो सनलिट पार्ट है, जो उसका इल्यूमिनेटेड पार्ट है, जो उसका ब्राइट पार्ट है, उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन न्यू मून डे के, फुल मून डे के बाद में उसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून सरफेस। मून सरफेस हमें पता है बहुत ही डस्टी होता है एंड उस पर क्रेटर्स होते हैं। क्रेटर्स यानी गड्ढे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। सो हियर आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सेलेस्टियल बॉडी इज कंप्लीटेड, दैट वाज मून। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टार्स। स्टार्स हमें पता है जिनकी खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट एमिट करते हैं। ओके, सन भी एक स्टार है। तो क्या रीजन है कि हमें सन बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन स्टार्स जो है वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि जो सन है वो अर्थ से बहुत कम डिस्टेंस पे है, उसका ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अगर हम कंपेयर करें स्टार्स के डिस्टेंस से। तो स्टार्स जो है वो स्टार्स जो है वो सन से भी मिलियंस ऑफ टाइम्स फार है, दूर है। इस वजह से स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं और सन हमें बड़ा दिखाई देता है। ओके, स्टार्स जो है वो डे टाइम में भी होते हैं लेकिन सन की ग्लेयर की वजह से, उसकी ब्राइट सनलाइट की वजह से हमें वो विजिबल नहीं हो पाते हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली स्टार पे ऑब्जर्वेशन करें तो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। टेलीस्कोप से अगर हम देखें तो उनकी डायरेक्शन, उनकी जो उनमें मोशन होता है वो अपनी जगह चेंज करते हैं। लेकिन एक स्टार ऐसा है जो अपनी जगह चेंज नहीं करता, दैट इज पोल स्टार। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा। ये क्या होता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और अर्थ के जस्ट एक्सिस पे, अर्थ के एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से अर्थ तो रिवॉल्व करती है लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। इसका हम एग्जांपल एक एक्टिविटी से समझते हैं। इफ वी टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिया हमने, अब इसके अंदर की तरफ एक स्टार हमने यहाँ पे सेंटर में, ये रोड अंदर जा रही, एक स्टार हमने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या होगा जब हम इसको रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे इसके एक्सिस पे, तो क्या होगा? इन सब की जो डायरेक्शन है वो हमें चेंज होते दिखाई देंगे, ये हमें मूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये स्टार अपनी जगह पे ही रहेगा, ये इसके एक्सिस पे प्रेजेंट है। इसी तरह से जो पोल स्टार है वो अर्थ की एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये मूव नहीं करता हुआ दिखाई देता है, ये अपनी डायरेक्शन, अपनी जगह चेंज नहीं करता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशन क्या है? ये है ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब काफी सारे स्टार्स मिलकर एक रिकॉग्नाइजेबल शेप पर फॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाइट स्काई में, अगर हमें उसकी शेप के बारे में पता है, वो किस डायरेक्शन में होता है इसका हमें पता है, तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन कुछ हम यहाँ पढ़ते हैं, जैसे
उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, इसे हम कहते हैं सप्तऋषि भी कहते हैं, इसे बिग डीपर भी कहते हैं, और इसे ग्रेट बियर भी कहते हैं। उर्सा मेजर को सप्तऋषि, बिग डीपर और ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक स्टार यहाँ पर, एक यहाँ पर, ओके। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसे उर्सा मेजर कहते हैं। इसकी शेप या तो क्वेश्चन मार्क या फिर एक लैडल जिसे करछी कहते हैं उसकी शेप की होती है। और ये समर्स में हम इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको इजीली हम समर में देख सकते हैं। और ये जो पोल स्टार है उसके अराउंड मूव करता है, इट मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये पोल स्टार के अराउंड मूव करता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज ओरियन, जिसे हंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ओरियन, इसे हम हंटर भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये ड्यूरिंग विंटर्स, ये समर में दिखाई देता है लेकिन ये विंटर्स में दिखाई देता है। और इसमें 7 to 8 स्टार्स होते हैं, 7 to 8 स्टार्स होते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक स्टार यहाँ पर, 3 स्टार्स यहाँ पर होते हैं इसमें, और ये 2 स्टार्स यहाँ पर। तो इसकी जो ये स्टार वाली ये जो 3 स्टार है ये इसकी बेल्ट बनाते हैं, ओके। ओरियन की शेप ऐसी होती है। अब इसके बहुत ही क्लोज में एक स्टार होता है दैट इज सीरियस। ये नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स ओरियन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा और इस शेप में होगा, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन इज कैसियोपिया। कैसियोपिया जो है वो नदर्न स्काई में होता है, इट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में नदर्न स्काई में होता है। और इसमें इसको ये विजिबल होता है विंटर्स में। और इसकी शेप जो होती है वो डिस्टॉर्टेड एम या फिर डब्ल्यू के लेटर की होती है। जैसे ये डब्ल्यू भी है, अगर उधर से देखें तो ये एम भी है। तो इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। इसमें 5 स्टार्स होते हैं कैसियोपिया। तो ये 3 तरह के कॉन्स्टलेशंस हमने डिस्कस किए। दैट वन दीज आर उर्सा मेजर, जिसको सप्तऋषि, बिग डीपर या फिर ग्रेट बियर भी कहते हैं, ओरियन, हंटर और कैसियोपिया। ये 3 तरह के कॉन्स्टलेशंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में हमें पता है सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। सोलर सिस्टम इसका हेड है सन। सन एक स्टार है और सोलर सिस्टम का हेड है। तो सन के अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती है वो सब मिलकर क्या बनाती है, एक सोलर सिस्टम। सेलेस्टियल बॉडीज कौन रिवॉल्व करती है, प्लैनेट्स। ये सब प्लैनेट्स के अलावा सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स, मिटियोर्स, कॉमेट्स ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम जब ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो किस वजह से रिवॉल्व कर पाते हैं, उन सन और प्लैनेट्स के बीच में प्रेजेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाते हैं। तो अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सन।
सन हमें पता है हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज अ स्टार। ओके, ये हमारे सबसे नियरेस्ट है सोलर सिस्टम में, अर्थ से नियरेस्ट है ये, और ये खुद की लाइट और हीट एमिट करता है, और इसी की वजह से ये जो सन जो है वो अर्थ पे हर एक एनर्जी सोर्स का हेड है, यानी जितने भी एनर्जी हमें मिलती है उसका सोर्स क्या है, सन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं बट स्टार्स होते नहीं है। तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टार्स जो है उनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं क्योंकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो जिस पाथ में ये रिवॉल्व करते हैं, हमें पता है इनका पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर सन है और इसके अराउंड ये मूव कर रहे हैं, तो इनका पाथ सर्कुलर पाथ है, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट, ओके, क्लियर। उसके बाद में अब इस ऑर्बिट में यहां से अगर एक प्लेनेट ने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो यहां से इस रिवोल्यूशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अर्थ का रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है? 365 डेज। 365 डेज में अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन पूरा करती है। इसके अलावा अगर एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो वो रोटेशन भी कर रहा है। जब एक प्लैनेट अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, उसे मूव करता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। और पीरियड उस एक रोटेशन को, यानी यहां से अब मैं इसको घुमा रही हूँ तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसको एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रोटेशन। और अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज 24 आवर्स। ओके, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यहां से एक सर्कल कंप्लीट करने में और या अपने ही एक्सिस पे मूव करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन, और ये होता है अर्थ का 24 आवर्स। ओके, ये तो बात थी कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो दूसरे प्लैनेट के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स। जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। मून का हमें पता है, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। मून एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक प्लेनेट है, तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ सैटेलाइट मैनमेड भी होती है, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स। इतना आई होप इट्स क्लियर टू यू। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हमें पता है कितने होते हैं, 8 प्लैनेट्स। 8 मर्क्यूरी, जिसे हम बुध भी कहते हैं, राइट, वेनस, शुक्र जिसे कहते हैं, फिर आती है अर्थ, पृथ्वी, उसके बाद में मार्स, मंगल, जुपिटर, इसे हम कहते हैं बृहस्पति, इसके बाद में आता है सैटर्न, ये होता है शनि, उसके बाद में यूरेनस एंड
नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि ये सन के बहुत ही नजदीक है, तो ये नियरेस्ट हो गया और सबसे छोटा प्लैनेट है। इसके अलावा इसको या तो सनराइज से जस्ट पहले या फिर सनसेट के जस्ट बाद में हम होरिजन पे देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना सन के इतना नजदीक होता है कि ये सन के ग्लेयर में ही छुप जाता है। इसके अलावा इसकी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है, और इसकी जो रोटेशन रिवोल्यूशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये जाएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरह से अपने रिवॉल्व करेगा। जैसे ये सन है, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, मर्क्यूरी आया, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ, ये ऐसे रिवॉल्व करेगा। इसके बाद में वेनस, ये जो है ये अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में अर्थ है, ये अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे चमकता हुआ जो प्लैनेट है दैट इज वेनस। इसकी भी खुद की कोई नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है, और इसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, लेकिन ये स्टार नहीं है, बस इसको बोला जाता है मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोला जाता है, क्योंकि ये या तो मॉर्निंग में सनराइज से जस्ट पहले दिखाई देता है या फिर सनसेट के जस्ट बाद में। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ये इस तरफ, जैसे क्लॉक की जो नीडल होती है वो मूव करती है, उस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। ये वाला था मर्क्यूरी, ये है वेनस, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसके बाद में अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ इज प्रेजेंट, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, और क्योंकि यहाँ पर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, लाइक वाटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर है, और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन प्रेजेंट है, तो इस वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर अर्थ को हम स्पेस से देखें तो ये जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर की दिखाई देती है, क्योंकि ये वाटर, इस पर वाटर और जो लैंड मास है, ट्रीज वगैरह है, उस सबकी रिफ्लेक्शन को इस पर पड़ती है, इस वजह से ये ब्लू और ग्रीन दिखाई देती है। इसके बाद में अर्थ पे एक सैटेलाइट प्रेजेंट है दैट इज मून। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, वी नो दिस। अर्थ की जो रिवॉल्विंग जो डायरेक्शन है दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। जो मर्क्यूरी की डायरेक्शन थी वही सेम अर्थ की डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन इज मार्स। मार्स जो है वो फर्स्ट प्लेनेट है आउटसाइड, जो अर्थ के बाहर के ऑर्बिट है उसमें पहला जो है वो मार्स है, जिसे हम मंगल भी कहते हैं, और इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये स्लाइटली रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, तो इसकी जो डायरेक्शन है रिवॉल्विंग की वो है काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे कि अर्थ में थी मार्स की। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज। इसके बाद में अगर हम मार्स पे दो मून प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मार्स की 2 सैटेलाइट्स है, अर्थ पे एक थी, मार्स पे 2 सैटेलाइट प्रेजेंट है। इसके बाद में अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर के इसमें क्या होता है, इसके ऊपर सरफेस पे कुछ फेंट रिंग्स दिखाई देती है, रिंग की स्ट्रिप्स दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें काफी लार्ज नंबर में सैटेलाइट प्रेजेंट होती है, अबाउट 79 सैटेलाइट्स जो है वो जुपिटर में प्रेजेंट है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, काउंटर क्लॉकवाइज। जुपिटर काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट वन इज सैटर्न।
सैटर्न येलोइश कलर में दिखाई देता है, इसको शनि भी कहते हैं। और इसमें इसकी सबसे यूनिक बात क्या है कि इसके अराउंड रिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये सैटर्न है तो इसके अराउंड एक ऐसे रिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सैटर्न, और ये इसकी यूनिक क्वालिटी है। और इसमें सबसे ज्यादा नंबर में सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती है, अबाउट 82 सैटेलाइट्स जो है वो सैटर्न में प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद में यूरेनस एंड नेपच्यून की अगर हम बात करें तो यूरेनस और नेपच्यून आउटर मोस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के, और सिर्फ लार्ज जो टेलीस्कोप होते हैं उनकी हेल्प से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेनस की जो डायरेक्शन होती है वो वेनस की तरह होती है, क्लॉकवाइज। यूरेनस की जो है, यूरेनस और नेपच्यून की, उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है जस्ट लाइक वेनस, बाकी सबकी होती है काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब प्लैनेट्स में अगर हम बात करें तो 4 इनर प्लैनेट होते हैं और 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट होते हैं। इनर प्लैनेट कौन से होंगे? सबसे पहला तो था मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये चारों प्लैनेट इनर प्लैनेट होते हैं और इनमें बहुत ही कम नंबर में सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों आउटर प्लैनेट होते हैं और इनमें लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा, सन के अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ और मेंबर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो अदर मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड meteors, meteors and meteorites। meteors and meteorites। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड जो आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह के स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें, जो कि मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें ये एस्ट्रॉइड्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और इनको लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम कॉमेट्स की बात करें तो ये भी सोलर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि रिवॉल्व करता है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी लार्ज होता है। इसके अलावा कॉमेट्स जो है वो एक ब्राइट हेड एंड टेल के फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसमें हेड एंड टेल प्रेजेंट होते हैं। और कॉमेट्स जो है वो पीरियोडिकली अपीयर होते हैं। जैसे कि एक हेलिस कॉमेट था जो कि 76 इयर्स में एक बार ही अपीयर होता है। तो ये लास्ट जो देखा गया था 1986 में देखा गया था। तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये नेक्स्ट कब देखा जाएगा। हेलिस कॉमेट 76 इयर्स में के बाद में दिखाई देता है एक बार। लास्ट हमने देखा था 1986 में। तो लेट मी नो कि आप क्या बता सकते हो कि नेक्स्ट टाइम हमें कब दिखाई देगा। सो इट वॉज अबाउट कॉमेट्स। नेक्स्ट वन इज मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। मिटियोर्स क्या होते हैं? ये ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट होती है, जैसे हमें कई बार दिखता है, हम कहते हैं कि तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट तारा नहीं टूटता है, दैट इज शूटिंग स्टार हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं है। और ये कुछ मोमेंट्स के लिए ग्लो करता है, ब्राइट हमें इसकी लाइट दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ये मिटियोर्स है। मिटियोर्स क्या होते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में प्रेजेंट होने एटमॉस्फेयर में
प्रेजेंट होने के कुछ ही सेकेंड्स के बाद में ये डिसअपियर हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मिटियोर्स। मिटियोराइट्स क्या होते हैं? कुछ मिटियोर्स जो काफी लार्ज होते हैं, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट के बाद में अर्थ के सरफेस तक भी आते हैं, सरफेस तक आते हैं कंप्लीटली इवेपोरेट हुए बिना, उन्हें हम कहते हैं मिटियोराइट्स। लार्ज मिटियोर्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड मिटियोराइट्स, जो कि अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं बिना इवेपोरेट हुए। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। Here our solar system is completed. Now let's discuss about artificial satellites. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो वेरियस पर्पसेस के लिए अर्थ से स्पेस में लॉन्च की जाती है, उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स की हेल्प से हम काफी कुछ एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट होती है मून, जो कि कुछ एक प्लैनेट्स पे है और कुछ एक पे नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम किसी भी प्लैनेट पे भेज सकते हैं। ये सैटेलाइट क्या करती है, जिस प्लैनेट की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके ऑर्बिट में एंटर करती है और उसके बारे में हमें बताती है, उसके अराउंड वो रिवॉल्व करती है। ओके, जैसे अब हमें अर्थ के बारे में कुछ जानना है, अर्थ की सरफेस के बारे में, सरफेस कैसी है, अर्थ पे क्या कुछ प्रेजेंट है, तो हम सैटेलाइट की हेल्प से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट हम अर्थ से लॉन्च करेंगे, जो कि अर्थ प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी और हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाएगी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैनमेड होती है, और फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट। ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी मैनमेड। ओके, इसके अलावा काफी सारी सैटेलाइट्स मैनमेड बनाई गई है। दीज आर एडुसैट, कल्पना 1, इसके अलावा IRS, इनसैट, ये काफी तरह की सैटेलाइट्स है जो कि मैनमेड इंडिया में बनाई गई है और स्पेस में लॉन्च भी की गई है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पर्पस क्या है, हम इसे क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो इसका यूज हम करते हैं ट्रांसमिटिंग टेलीविजन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो सिग्नल्स को प्रोवाइड करवाने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। So here our chapter is completed. I hope it's clear to you very well. If you have any doubt or query, then drop it in comment section. Thank you.